हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके पसंदीदा आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी इस कक्षा में आर्थिक समीक्षा 2019-20 जो कि जारी हो चुकी है उस पर चर्चा करने के लिए मैं आ गया हूं। दोस्तों, पिछली बार भी हमने जो है आर्थिक समीक्षा को कंप्लीट किया है और इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि कंप्लीट जो आर्थिक समीक्षा है उस पर हम चर्चा कर लें। तो इसी क्रम में चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण है आर्थिक समीक्षा में। तो दोस्तों, ये आर्थिक समीक्षा समग्र ब्यौरा प्रस्तुत करती है, ठीक है, 2019-20 के लिए। पिछली बार की समस्त घटनाएं इसमें है और अब मान करके चलिए अगले जो भी एग्जाम आपके होंगे उसमें इसी आर्थिक समीक्षा से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम जो है पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को अब की बार लिया गया है। तो सेम टू सेम शुरुआत आर्थिक विकास के मुख्य सूचकों से ही होती है, ठीक है, जैसा कि हमेशा से होता है। उसके बाद में आगे आप देख पा रहे होंगे कि वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां, जिसमें हमारे जो जीएसडीपी, थोक सूची, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और इसके साथ साथ जो है सकल स्थायी मूल्य पूंजी निर्माण पर बात की जाती है। इसके बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर चर्चा की जाएगी। तो कृषि परिदृश्य कैसा है, भू जोत कितनी है, मानसून, उद्यानिकी, कृषि विपणन, सिंचाई सुविधाएं, भूजल, जल ग्रहण का विकास करना, पशुपालन से जुड़े बहुत से मुद्दे, इन सभी पर इसमें चर्चा होती है। इसके बाद में तीसरा चैप्टर जो लिया गया वो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो ग्रामीण विकास, पंचायती राज की अवधारणा और बहुत सी जो योजनाएं चल रही है, इसके साथ साथ गैर कृषि विकास अभिकरण अर्थात रूडा पर इसमें बात की गई है। पिछली बार भी ये थे। औद्योगिक विकास में कुछ नई चीजें ली गई है, जैसे कि औद्योगिक परिदृश्य, उद्योग विभाग, बहुत से जो संगठन इसमें है, रिको, रासिको, आरएफसी, इन पर बात की जाएगी। यहाँ से आपके आरएस मेंस में तो प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो ये आरएस मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस प्रीलिम्स में मान करके चलना, अगर आगे एग्जाम अभी होता है तो आपको, और एग्जाम तो होगा ही होगा, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसके बाद में भौतिक आधारभूत संसाधन, हमारे 3-4 संसाधन होते हैं, ऊर्जा, सड़क परिवहन, रेलवे और डाक और दूरसंचार सेवाएं, इन पर हम बात करेंगे। आपदा प्रबंधन और सहायता अब की बार नया जोड़ दिया गया है। इसके बाद में बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे सारे के सारे इसमें लिए गए हैं। शहरीकरण और शहरी विकास, ये भी नया मुद्दा लिया गया है, ठीक है। तो शहरीकरण पे बात की जाएगी। बुनियादी सामाजिक सेवाओं को इन्होंने लिया है, जितनी भी सामाजिक सेवाएं या कार्यक्रम, उन पर हम बात करेंगे। राज्य वित्त और विकास के अन्य जितने भी संसाधन है, चाहे वो आपकी बाह्य सहायतित परियोजनाएं हो या फिर सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली योजनाएं, उन पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में सतत विकास गोल्स पर हमारी चर्चा होगी। तो शुरुआत कर देते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है। देखो दोस्तों, पिछली बार वाली इकोनॉमिक रिव्यू को आप भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए कि पिछली बार आपने कौन कौन से आंकड़े पढ़े थे, क्योंकि अब वो आंकड़े आपके किसी काम के नहीं है। अब आपके लिए नए आंकड़े आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। दोस्तों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दो कीमतों पर गिना जाता है, एक स्थिर कीमत पर, एक प्रचलित कीमत पर। कारण क्या होता है, दरअसल बढ़ती महंगाई के साथ में हमारे जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें भी एक छद्म बढ़ावा हमको देखने को मिलता है। मतलब मान करके चलो 2010-11 में, जैसा कि इसका आधार स्थिर है, जैसे कि 2011-12, तो 2011-12 में मान लो किसी वस्तु का मूल्य था 100 रुपए। अब 2019-20 में वही वस्तु हो गई 150 रुपए की। अब मुझे आप बताओ, अगर आज आप 200 रुपए की वही वस्तु उत्पादित कर रहे हो, ठीक है, तो 200 रुपए अगर हम 2011-12 के मूल्य पर देखें तो आज तो वो 150 की है। तो आज तो आपने कितनी वस्तु उत्पादित की, 150 रुपए की एक, और 50 रुपए में कितना हिस्सा हो गया, 33%, तो 1.33। लेकिन अगर यही वस्तु 200 रुपए की 2011-12 में उत्पादित होती तो वो दो वस्तुएं होती। तो इसीलिए उस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तत्कालीन मूल्य पर गिनते हैं। मतलब आज अगर किसी वस्तु का मूल्य 200 है तो अगर हम 2011-12 की कीमत पर देखेंगे तो उसका मूल्य कितना होगा, 133 रुपए। 133 हो गया ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि आज की 200 रुपए की चीज जो है, क्योंकि आज 150 की हो गई, 100 की चीज 150 की हो गई, तो इसी तरह उस टाइम की 133 रुपए की चीज आज 200 रुपए की होती, ठीक है। तो ये चीज कम करने के लिए, मिटिगेट मतलब एक्चुअल फिगर निकालने के लिए हम स्थिर कीमत पर नापते हैं। तो दोनों चीजें आप याद कर लीजिए। स्थिर कीमत पर आप याद करो 711, ठीक है, 711, 627। मैं आपको सही तरीका बता दूं, आप इसको केवल 7.1 लाख करोड़ याद करो, क्योंकि आप पूरे डेटा याद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 7.11 लाख करोड़ याद कर लोगे
तो आपका काम हो जाएगा। और प्रचलित कीमत पर अगर बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख करोड़, मतलब 10,20,000, 10 20 कर दो सीधे, 7 11 और 10 20, तो 7,11,000 था हमारा, हो गया है किसमें, स्थिर कीमत पर, और 10,20,000, 10,20,000 करोड़ हो गया हमारा प्रचलित कीमत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसके बाद में आर्थिक विकास की वृद्धि दर की बात करें तो दोस्तों यहां देखो आप, पिछली बार की हमने अनुमान लगाया था 7.16 स्थिर कीमतों पर, तो वो 6.97 काउंट हुआ है, जबकि प्रचलित कीमतों पर 12.86 काउंट हुआ है फाइनली 2018-19 का, लेकिन इस बार रह गई केवल 5.05। तो स्थिर कीमत पर वृद्धि दर हमारी कितनी हो गई, ग्रोथ रेट 5.05, और प्रचलित कीमत पर हो गई 8.32। पहली बार पिछले 5 सालों में सबसे कम अगर वृद्धि दर रही है तो इस बार की वृद्धि दर रही है। क्लियर है? अच्छा देखो, पहले हमने एस्टिमेट लगाया था 929, यहां पर जो आप ये देख रहे हो ना, ये तो हमने लगाया था 675 और ये लगाया था 929 के करीब, तो ये एक्चुअल में 677 और 942 आया पिछली बार का 2018-19 का। तो ये एक्चुअल आंकड़े हैं, पिछली बार के में हमने जो पढ़ा था वो दूसरे आंकड़े थे। अभी आपको ये याद रखने 2018-19 के याद करने और 2019-20 के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत कहना कि क्यों याद करें, कैसे करें, यहां से अगली परीक्षाओं में विद गारंटी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद में बात करेंगे हम योगदान की क्षेत्रवार। तो याद कर लीजिए, स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 25.19, सीधा सीधा कृषि को 25% याद कर लो, उद्योग को 30.5% याद कर लो, और सेवाओं को 44% याद कर लो, बस काम हो गया हमारा। 25.25 कृषि, 30.5 उद्योग और 44 सेवाएं स्थिर कीमत पर। और अगर जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि कृषि वाले मूल्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रचलित मुद्दों पर, क्योंकि कृषि में इतनी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उद्योगों में फर्क पड़ गया। उद्योगों का एक्चुअली अगर हम उसके हिसाब से देखें तो 27.81% है, और सेवाओं का 46.63% है। तो सेवाएं तो 44.25 से 46.5 हो गई, और उतनी ही गिरावट जो है उद्योगों में हो गई, 3% की गिरावट एक तरफ करके 2% उधर बढ़ गया। कृषि में थोड़ा सा बढ़ोतरा हुआ है 25.56%। ये हिस्सा है, ये हिस्सा किसका है, जो हमारा ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है। ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या होता है ये भी समझ लो, जीवीए, सकल राज्य मूल्यवर्धन। दरअसल राज्य में उत्पादित की जाने वाली जितनी भी वस्तुएं सेवाएं जो है, उन सेवाओं में जो हमारी टूट फूट या घिसावट होती है, मतलब जैसे मान लो आपने मशीनें काम में ली तो मशीन घिसेगी, आदमी भी घिसता है, हर कोई घिस रहा है, तो वो घिसावट जो है उसको कम करने के बाद जो एडिशन हमने किया ना एक्स्ट्रा, ठीक है, खपत के बाद में, वो एडिशन जो है उसको योगदान हम इसमें देखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। तो क्या होता है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर अगर हम बात करें तो 630, 695 रहा है, 6.25 करोड़, और प्रचलित कीमतों पर 9.25 करोड़ के करीब ही रहा। तो पिछली बार जो हमारा प्रचलित की जो सकल घरेलू उत्पाद था वो अब हमारा क्या हो गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे प्रति व्यक्ति जो आय होगी उसके बारे में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की अगर मैं बात करूं तो देखो, अच्छा आपको यह भी बता देता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अलग होता है, और शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वो अलग होता है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, इस चीज को आप याद रखें। तो सकल घरेलू उत्पाद में आपकी सारी चीजें आ जाती है, इसमें आपका जितना भी सेवाएं और वस्तुएं हैं वो आती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद की तो फिर बात वो कि वो नहीं रह जाती। शुद्ध घरेलू उत्पाद में एक बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूंजी का जो मूल्यह्रास है, पूंजी का जो मूल्यह्रास हमारा होता है उसको हमें कम करना पड़ता है, जिसके बाद में हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद निकलता है। ठीक है, तो जो कुछ ह्रास हमारा हुआ है, जो कुछ इन्वेस्टमेंट हमने किया है, उन सभी चीजों को कम करने के बाद ही डिप्रिसिएशन जो होता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन को कम करने के बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको
देखने को मिलता है। क्लियर है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब है जो वाकई में हमारे पास आया है, मतलब जो हमने लगा दिया, ठीक है, जो चीजें हमने गवा दी, उन चीजों को कम करने के बाद जो बचता है वो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद में से जो हमारा मूल्य ह्रास हो जाता है, ठीक है, जो हमारा मूल्य ह्रास हो गया उसी को जो है घटाने के बाद हमारा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निकलता है। तो आई थिंक आपको ये चीज अब क्लियर रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय आप देख सकते हो, पिछली बार हमारी आय 110 पे पहुंच गई थी, 1,10,000 पे, और अब जो है 81,000 तो हो गई है स्थिर कीमतों पर, 81,355। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो प्रचलित कीमतों पर आय है वो हो गई है लगभग 1,20,000 के पास। तो 1,20,000 के पास या 1,18,000 जो है हमारी जो प्रचलित कीमतों पर है वो जा रही है, जबकि जो 81,000 है वो प्रति व्यक्ति आय हो रही है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, जीडीपी और जीवीए इनमें अंतर है। जीवीए को जब भी हमें जीडीपी में देखना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन में दो चीजें हम करते हैं। जो हमारी जीडीपी होती है उस जीडीपी में से हम सब्सिडीज को जोड़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको पहले जो सकल घरेलू उत्पाद है वो समझा दिया था। तो सकल घरेलू उत्पाद में तो आप मूल्यह्रास को जोड़ते हो, जो भी नुकसान होता है उसको, जबकि जीवीए में हम क्या करते हैं, हमारी सब्सिडीज को जोड़ते हैं और टैक्सेस को घटाते हैं। क्यों? इसका कारण समझो आप। ग्रोस वैल्यू एडिशन का मतलब है आपने कितना नया जोड़ा। अब अगर आपने मान लो कोई सब्सिडी दी है, ठीक है, तो अगर सरकार सब्सिडी देती है तो वो भी सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो उत्पाद हुआ है ना। दूसरी तरफ जो टैक्सेस लगाया जाता है, टैक्सेस जो लगाए जाते हैं वो तो सरकार की आय में जुड़ गए, लेकिन दरअसल वो कोई उत्पादन तो है नहीं भाई। टैक्सेस तो जनता से ही वसूला जाता है ना। उत्पादन तो हमारा कृषि का होगा, उत्पादन तो वस्तुएं बनेगी जिनका होगा, लेकिन उन पर जो टैक्स लगा है वो टैक्स कभी भी उत्पादन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अर्थात जितनी भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन एक वर्ष के दौरान हमने किया है वो हमारे राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। उसके बाद में वृद्धि दर, इसकी प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, पिछली बार की तुलना में इस बार कितना वृद्धि हुआ, मतलब ये 7,11,000 जो है ना, इसको और इसके अंतर बीच में कितना अंतर है, जो वृद्धि हुई है उसको आप यहां पर फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हो, दोनों का अंतर निकालते हो, अंतर में पिछली बार वाले का भाग दे दो, भाग देकर के मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमारी प्रचलित दर, वृद्धि दर आ जाती है। इसके बाद सकल राज्य मूल्यवर्धन, मतलब आपने टोटल जो जीडीपी आपकी है ग्रोस, ठीक है, उसमें आप सब्सिडीज को जोड़ दो और टैक्सेस को घटा दो। और इसके बाद में हमारा आता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो आपका मूल्यह्रास, जितना आपका डिप्रिसिएशन हुआ है, जितनी चीजों की घिसावट या टूट फूट हुई है, उसको आप सकल घरेलू उत्पाद में से कम कर दो तो आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आ जाता है। और प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, हमारा जो घरेलू उत्पाद आता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को किस तरह से हम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम में हम जो है हमारी जितनी भी जीडीपी है उसमें भाग देते हैं हमारी पूरी की पूरी जो एवरेज जो हमारी जनसंख्या जो होती है उसका जैसे हम भाग देते हैं, उसके साथ ही हमको क्या देखने को मिल जाती है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो कुल राष्ट्रीय आय जो हमारी होती है उसमें से जैसे ही हम भाग देते हैं हमारी मध्य तिथि की जनसंख्या जो एवरेज आती है उसका भाग देने के बाद हमारी प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। ठीक है, तो नेट जो हमारा स्टेट प्रोडक्ट बनता है उस स्टेट प्रोडक्ट में, सॉरी, कंप्लीट कुल जो स्टेट प्रोडक्ट बनता है उसमें जैसे हम भाग देते हैं उसके साथ ही हमको प्रति व्यक्ति आय देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दोस्तों जिस पर हमने चर्चा कर ली। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये 5-6 चीजें आप याद कर लो। अब आती है एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, वो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म online.rsjunction.com। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक बहुत ही नई चीज में लेकर आया हूं, और वो क्या है, वो है आर्थिक समीक्षा पर कोर्स। ये देखिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू की। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी। टोटल 10 टेस्ट हम करेंगे और यहां से मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछूंगा। 40 प्रश्न एक टेस्ट में मैं रखूंगा, और ये 100 रुपए भी आप मान के चलो केवल प्लेटफॉर्म की कॉस्ट है।
जो मैं आपको बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो मेरे पास कुछ इतना पैसा होगा कि मैं एप्लीकेशन भी डेवलप कर पाऊँ, ठीक है। और एक बार हमारी एप्लीकेशन डेवलप हो गई तो फिर आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा पढ़ने का, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में आपके हर एग्जाम की तैयारी यहाँ पर होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वहाँ जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है, टेस्ट देने हैं। हर संडे को कोड टेस्ट होगा, अगले संडे 7 तारीख से शुरू हो रहा है, तो आज ही ज्वाइन करें और अपनी सीट बुक करें। चलिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दिया है online.rsjunction.com, इस पर भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जीडीपी और जीवीए और जीएसडीपी, इनमें अंतर देख लेना। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था तो उसके लिए सॉरी, बट बाद में मैंने इसको करेक्ट भी कर दिया है, ठीक है, जैसे ही मुझे याद आया कि मैं गलत था। चलिए, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।